नमस्कारम साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे जो है पर्यावरण। हमारे देश में किस तरह के कानून है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो इस पर्यावरण संरक्षण को कर सकती है, आम आदमी के पास किस तरह के अधिकार है और हम किस एफर्ट से हमारे देश के पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, उस बारे में सारा विचार होगा। क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा है कि पर्यावरण ने बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को आज हमारे सामने पेश किया है और इस बात की बहुत खुशी है, बहुत अच्छा अवसर है ये कि इस विषय पर बात की जाए। आज हम शुरू करते हैं फेसबुक से मेरे साथ जुड़े, हालांकि मेरे अपने शहर परबसर में ये रहते हैं, रौनक चौधरी। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं पर्यावरण से। तो मैं सोचता हूँ कि इनसे बेहतर इस विषय पर जानकारी रखने वाला शायद ही यहाँ कोई होगा। तो रौनक भाई, दिक्कत ये आ रही है, मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि भाई अभी मैंने 2-3 वीडियो बनाया, आपने देखे होंगे। बिल्कुल। एक स्थिरता आई है, ठहराव आया है, हमें वापस सोचने का मौका मिला है। प्रकृति भी अपने बहुत सुंदर दर्शन दे रही है। सब कुछ मुझे तो सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है धरती पर स्वर्ग आ गया। ये मेरा पर्सनल एहसास है और मैं इसे रियलाइज करता हूँ कि जब ये दुनिया वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेगी तो इस बारे में कौन सोचेगा। हमारी कंट्री किस जगह स्टैंड करती है इस चीज़ को लेकर के, हम कितने अवेयर हैं, हम कहाँ शिकायत करें, हम इसे कैसे मैनेज करें, हमारी कंट्री हमें कैसे राइट्स दे रही है। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ऐसी किसी चिंता को वैश्विक स्तर पर भी कहीं पर कोई जगह है या नहीं है? विश्व यूएन जैसी संस्थाएं इस बारे में सोच रही है या नहीं सोच रही? अब हम इस युग में आ गए हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ हमें लेके चलने पड़ेंगे। पर्यावरण भी अपनी जगह अपने अस्तित्व को ना खोए और विकास भी होते रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था है क्या जो विकास और पर्यावरण को दोनों को मैनेज करके एक आइडिया दे सके, एक प्रारूप दे सके, एक फ्रेम सेट कर सके वर्ल्ड लेवल पर? हमारे पास भारत में भी है और पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसी प्रणाली है एक, जिसको हम EIA बोलते हैं, या फिर अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो अगर कोई भी विकास परियोजना हम हमारे देश के अंदर लेके आए हैं, लगाएंगे, या जैसे अगर हम बात करें कोई हम बांध बना रहे हैं, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिस हो गया, और या फिर हम कोई थर्मल बेस्ड पावर प्लांट बना रहे हैं, और या फिर हम कोई फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारे ऊपर प्रदूषण का खतरा रहेगा। तो वो जो प्रणाली है वो ये देखती है कि जो भी विकास परियोजना आई है, जिस एरिया के अंदर वो सेट होगी, जिस एरिया में वो लगेगी, तो वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पे उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां के पर्यावरण पे उस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इस चीज को देखेगी। बिल्कुल, वो प्रणाली इस चीज को पहले देखती है और अगर वो इन मानकों पे खरे उतरते हैं तभी उनको पर्यावरण की स्वीकृति मिलती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस उनको मिलती है। ये जो बॉडी आप बता रहे हो वो नेशनल वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्ल्ड लेवल यानी कि यूएन के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो इसको लागू करे, ऐसी वो सिफारिश करती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज यूएन ने ही शुरू करी थी। अच्छा। सन 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में, तब यूएन सारे देशों को ये अपनाने के लिए रखा गया था ये प्रस्ताव, और 94 के अंदर भारत ने इस प्रस्ताव को ग्रहण कर लिया था और लागू कर दिया था। अच्छा, 1994 के अंदर भारत ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया था। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो भारत ने की, या क्या क्या हो सकता है? इसका सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये चीज है कि कोई भी परियोजना आई हमारे पास तो उसका पर्यावरण पे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा लगने के बाद, शुरू होने के बाद। कोई उद्योग वगैरह, जैसे कोई भी उद्योग आया, कोई फैक्ट्री आई, कोई बांध का प्रोजेक्ट आया, या फिर हमारे पास कोई भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट आया, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आया जो बड़ी मात्रा के अंदर पोल्यूशन करने में सक्षम हो। अच्छा, वो चीज, तो उसका पर्यावरण पे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और हम उस हानिकारक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज जो है वो हमारा जो पर्यावरण प्रभाव प्रणाली है या आकलन जो है वो इस चीज को देखती है। तो इसमें होता ये है कि जो भी उद्योगपति है या जो भी बॉडी है जो अपना ये प्लांट सेटअप करने जा रही है, तो वो पहले सरकार से एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेगी। अच्छा, कि हम जैसे मान लो मुझे अगर कुछ लगाना है, कोई बड़ा उद्योग लगाना है, तो मुझे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। अच्छा,
तो इसके अंदर ये है कि आपको पहले अपनी सिफारिश लेके जानी पड़ेगी और सरकार की बनाई हुई कमेटी पहले डिसाइड करेगी कि आपका प्रोजेक्ट किस श्रेणी का है, क्योंकि इन्होंने इसमें 3 श्रेणी के प्रोजेक्ट जो है सरकार ने, भारत सरकार ने लागू कर रखे हैं। वो है A कैटेगरी, B कैटेगरी और B2 कैटेगरी। A कैटेगरी, B और B2। A कैटेगरी, B कैटेगरी और B2 कैटेगरी, यानी B कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांटा है। B1 या B2 ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। तो जो B2 कैटेगरी है उसमें जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो A और B के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी सरकार से, तभी वो अपना काम वहां शुरू कर सकती है। अच्छा, यदि मान लो मुझे परमिशन चाहिए तो मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किस आधार पर मिलती है? कोई क्राइटेरिया फिक्स है कि भाई इन चीजों का नुकसान ना हो तो परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी? क्या है रूल? बिल्कुल, जब आप आकलन के लिए, मतलब आप एक टीम जो है वो आपका आकलन करती है उस क्षेत्र का, कि जिस क्षेत्र में आप उद्योग को लेके जा रहे हैं वहां का मौजूदा वातावरण कैसा है, सबसे पहले चीज तो वो देखी जाती है। उसके बाद में देखा जाता है कि वहाँ किस तरह के पशु पक्षी है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं जो पर्यावरण के, मतलब अब हमने जैसे हम बोल दे कि कोई एंडेंजर्ड पक्षी है या एंडेंजर्ड पशु है जिसकी बहुत कम जनसंख्या बची है, या कोई एंडेमिक है जो केवल उसी क्षेत्र में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। अच्छा। जैसे हम बात करें गोडावण, जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है, अब वो सिर्फ राजस्थान वाले एरिया तक ही सीमित रह चुका है, आसपास के एरिया में, तो वो उस एरिया का एंडेमिक बर्ड हो गया। अच्छा। तो इस तरह हम वो चीज देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा उद्योग है उसका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो हम कहाँ से लेके आएंगे। फिर बनते टाइम हम किस तरह के प्रदूषक वहां निकालेंगे, अपशिष्ट कहाँ वेस्ट डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, सारी चीजें हैं कि हाँ, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा तब हम किस तरह के पोल्यूटेंट्स है जो हवा में रिलीज करेंगे, कि वो कोई ज्यादा ऐसे घातक पोल्यूटेंट्स है या फिर ऐसे नॉर्मल पोल्यूटेंट्स। अच्छा। और बाद में चीज है कि जो हमारा कचरा होगा, जो वेस्ट होगा, हम उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे, कौन सी प्रणाली से हम उसको डिस्पोज करेंगे, और वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले भी हम उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले भी कहीं जमीन में दबाने से भी ऐसा ना हो कि नुकसान दे जमीन। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी रिड्यूस करने के फार्मूला, क्योंकि इसके भी बहुत सारे मेथड है जिसको हम लैंडफिल मेथड बोलते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीका होता है किसी भी चीज को जमीन में भी दफनाने का। अच्छा। ताकि हमारा जो जमीन की प्रॉपर्टी है, जो हमारी वहाँ की भूमि की जो, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक कमेटी है जो ऐसे किसी प्रस्ताव को देखती है, उसके ऊपर जजमेंट लेती है, तो ये काम सिर्फ केवल एक कमेटी करेगी या वहाँ आसपास रहने वाले लोग भी इस बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं? क्योंकि आखिर रहना तो वहीं के वहाँ के लोकल लोगों को वहीं है। जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो वेस्टेज वहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा, वो सब तो आम पब्लिक की समस्या बनेगी। आम पब्लिक क्या कर सकती है? जी, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें सबसे बड़ा रोल पब्लिक को दिया गया है। अच्छा। अब पब्लिक को क्या रोल है कि हर जो साइट है जहाँ पे हम परियोजना लागू कर रहे हैं, तो वहां हमको पब्लिक हियरिंग करवाना जरूरी है। और पब्लिक हियरिंग करवाने का काम कलेक्टर से लेके एडीएम तक के लोगों का या उस लेवल तक के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस जगह पे जो है पब्लिक हियरिंग करवाएं। और उससे पहले उनको कुछ दिन पहले ही, मतलब 6 से 7 दिन पहले पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर है उनके अंदर उनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि हम इस तारीख को इस जगह पर पब्लिक हियरिंग करेंगे। और उसके अलावा उनको रेडियो वगैरह या उनके ऊपर भी अपना जो है लोगों मतलब को प्रचार करना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई सूचना है, अगर आप किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो उसको वहां दर्ज कराए और आकर के उस चीज के अगेंस्ट कुछ कहे। और क्या, बिल्कुल। और फिर ये पब्लिक की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां जाए, अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वहां सबसे पूछे कि वहां हर तरह का। तो फिर हमारी कंट्री में तो इस तरह की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है। वो पब्लिक पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि अगर पब्लिक ना जाए। मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि ऐसे कौन से देश है, ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर पब्लिक इस चीज को सीरियसली लेती है? जी बिल्कुल, एक ऐसा देश है। अगर हम बात करें कि पब्लिक अवेयरनेस की, कौन से देश की पब्लिक ज्यादा अवेयर है या अच्छा, कौन से देश की गवर्नमेंट पर्यावरण के कानूनों को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है लिथुआनिया का। लिथुआनिया यूरोप में है? जी, मैं नया नाम है मेरे लिए। बिल्कुल नया नाम है, लेकिन वहां की सरकार है जिसने अपने नागरिकों को हक दे रखा है कि वो पहले डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह का एनवायरमेंट चाहिए। अच्छा, वो वहाँ विकास बाद में और पर्यावरण पहले का कंसेप्ट तो जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा औद्योगिक
कंट्री है, एक तरह से यूएसए का नाम सबसे पहले आता है इस चीज को लेकर, वो किस जगह स्टैंड करता है वो इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, यानी फिर हमारी कंट्री का क्या हाल है, हम तो बहुत नीचे होंगे। भारत की रैंकिंग अभी 20 है, 20th पोजीशन के ऊपर इंडिया अभी है। इस मामले में फिर भी 200 राष्ट्रों के बीच में हमारी पोजीशन बुरी तो है, पर बहुत बुरी नहीं, बहुत बुरी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। हमारे पास जमीन बड़ी है। बिल्कुल। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बहुत चर्चा होती है इसकी, तो पाकिस्तान के अंदर कम से कम उसकी 60 से 70वीं रैंक अभी मौजूदा हालत के अंदर, यानी वहाँ की आम पब्लिक पर्यावरण को लेकर के कोई अवेयर नहीं है और जजमेंट का में हिस्सा नहीं लेती। बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगर किसी ने फैक्ट्री के लिए, बांध के लिए कोई प्रपोजल दिया है और पब्लिक वहां पर ऑब्जेक्शन करती है, तो फिर उसकी हियरिंग किस स्टाइल से होती है? कोई जजमेंट या कोई जज या कोई ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल। वहां पर जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे स्टेट का, किसी भी स्टेट का, उसके बाद लोग मौजूद रहते हैं। अच्छा। वहाँ एडीएम या कलेक्टर मौजूद रहते हैं। वो लोगों की जो भी समस्या है उसको नोट करते हैं। अच्छा। और फिर उनको वो समस्या है जो 3 दिन के अंदर जो मिनिस्ट्री है हमारी पर्यावरण की, उसकी साइट पे वो अपलोड करनी होती है। अच्छा। और ये सारी समस्या जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बनती है उसके अंदर दर्ज होती है, और जब इसका रिव्यू के लिए जाती है तो उस चीज को भी देखा जाता है कि वहां के लोगों को क्या समस्या है। लेकिन बहुत सारे केस में ये भी होता है कि जो प्रोपोनेंट है, जिसको जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो वो हियरिंग के टाइम में भी लोगों से बात करता है, लोगों की जो दिक्कतें होती है वो उनको बताता है कि हम इस चीज को इस तरह से काउंटर करेंगे और हम इतनी नौकरियां देंगे। वहां जो लोकल लोग होते हैं उनको ज्यादातर यही लालच दिया जाता है कि हम आपको यहाँ नौकरी देंगे। मतलब रोजगार का तो प्रलोभन और उस आसपास के पर्यावरण की बहुत अच्छे से धुनाई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि पब्लिक हियरिंग हो रही है, अच्छा कानून बना हुआ है और सारी व्यवस्था ठीक है, तो फिर अगर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाले के कुछ सालों में आता है या जो भी इन फ्यूचर प्लान्स है, आज उद्योगों को भी हम अच्छा प्रोत्साहन वगैरह दे रहे हैं, तो आने वाले सिचुएशन के लिए तो फिर ठीक है ये सिचुएशन, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो सरकार है वो एक नया ड्राफ्ट लेके आई है EIA का, जिसको बस अभी ड्राफ्ट के अंदर ही रखा है उन्होंने, और 30 जून बाद में उसको लागू कर दिया जाएगा। अच्छा। तो उसके अंदर कुछ खामियां हैं, जो जितने भी पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं वो उस चीज के ऊपर अभी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उसके अंदर सरकार कुछ नए चीज ऐड करने जा रही है कि उसमें सबसे पहली चीज है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, कि अगर आपने किसी भी कोई भी जगह है वहां काम चालू कर दिया है तो आप उसके बाद में परमिशन ले सकते हो। इतने दिन तक ये था कि आपको काम शुरू करने से, काम चालू करने से के बाद में परमिशन। जी, अभी तक का नियम ये था कि आपको अगर काम शुरू करना है कहीं पर तो आपको पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद काम शुरू करोगे। अच्छा। जो नया ड्राफ्ट है उसके अंदर ये है कि आप काम शुरू कर दिया, आपने वहां के पेड़ पौधे वगैरह सब काट दिए, उसके बाद आप क्लियरेंस के लिए लगा। ये तो गलत बात। बिल्कुल। और इसके अंदर किसी तरह का कोई आपको सजा भी नहीं होगी, बल्कि छोटा मोटा फाइन होगा और उसके बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अच्छा। और दूसरी इसमें ये चीज आती है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन था, कि पब्लिक हियरिंग हुई, उसके 30 दिन मिलते थे लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने में, उन दिनों को घटा के 20 कर दिया गया है। अच्छा, मतलब अब टाइम भी कम कर दिया है। बिल्कुल। तो 20-25 दिनों में तो गोलमाल कर देंगे मामले को। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आती है, 20 दिन तक तो वो खाना खिला के रोक लेंगे उनको। बिल्कुल। ऑब्जेक्शन तो वही करेगा जो लोकल है। हाँ। फिर 20 दिनों तक तो खाली एक एडवर्टाइजमेंट की गाड़ी चला देगा वो वहां पर। बिल्कुल। कि आपको रोजगार दिया जा रहा है, 30 लोगों को पता ही नहीं चलेगा, 20 दिन में जजमेंट ही नहीं ले पाएंगे लोग। ये समय कम है। और जो पुराना ये था उसके अकॉर्डिंग ये था कि आपको हर 6 महीने के अंदर अपना जो रिव्यू करना पड़ता है कि जो जिस शर्तों पे आपने काम शुरू करा क्या आप उनको निभा रहे हैं या नहीं, कि हर 6 महीने में आपको मॉनिटर करा जाएगा कि आप जितना लेवल का प्रदूषण आपको अलाउ करा गया था आप उससे ज्यादा कर तो नहीं रहे कहीं। लेकिन जो नया ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कि वो जो 6 महीने की अवधि उसको 1 साल बढ़ा दिया, कि मतलब 1 साल तक आपको कोई वापस नहीं देखेगा कि आप कितना अपने मानकों से भटक रहे हैं। बिल्कुल। कितने साल तक मिलता है ये परमिशन तो ये होती है कि जैसे अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है तो उसको 30 साल तक का ये टाइम दिया जाता है कि वो 30 साल तक ऑपरेट करेगा, उसके बाद में उसको बंद कर दिया जाएगा। वो भी चीज नए ड्राफ्ट में बढ़ा दी गई है। जैसे माइनिंग कहीं होती थी तो उसके माइनिंग का टाइम भी अब 30 से 50 साल कर दिया है सरकार ने। क्या वो 50 साल तक हम उस जगह का दोहन कर सकते हैं।
यानी ये बिल पर्यावरण के लिए इतना फायदेमंद नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से ठीक है, फायदेमंद है, रोजगार के हिसाब से, स्थायी रोजगार के हिसाब से ठीक है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा कमजोर लग रहा है। पूरा ड्राफ्ट नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ अंक है जिनकी हम बात कर रहे हैं, बस ये अगर हट जाए तो हमारा पर्यावरण दुरुस्त रह सकता है। नहीं तो अगर मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो इनका गलत फायदा भी उठा सकती है, ये मेरी मानना है। लॉकडाउन के बाद तो चाइना से भी कई कंपनियां आएगी अब तो। बिल्कुल। तो अगर मान लो 1000 कंपनियां या 2000 कंपनियां यहाँ आती है और वो इस बिल का फायदा उठाती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ये तो गंभीर बात है। गंभीर बात है, बिल्कुल गंभीर है ये। और इसके अलावा सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में डाल दिया, एक नई कैटेगरी बनाई। अगर उस कैटेगरी में वो किसी भी प्रोजेक्ट को डालती है तो उस प्रोजेक्ट की कोई भी जानकारी किसी भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी। अच्छा। ना किसी वेबसाइट पे उसकी जानकारी मिलेगी कि इसको क्लियरेंस दी तो क्यों दी, क्या इसके मानक रखे, उस तरह की कोई जानकारी। अभी तक का ये था कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोलिए, आपको हर एक डॉक्यूमेंट वहां अवेलेबल मिलेगा। यानी अब जो नया सिस्टम आएगा उसमें किसी को क्यों परमिशन दी गई है इस बारे में हम जानकारी नहीं ले सकते, आरटीआई से भी नहीं, उसको पब्लिक डोमेन से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। अच्छा, हो सकता है गोपनीयता के कारण। नहीं, जैसे कि कुछ सेना से जुड़े जितने उनको काम है तो उनके लिए डाला गया था, लेकिन उन्होंने ये कन्फाइन नहीं करा इस बिल के अंदर कि केवल जो सेना है उसी के काम को इस चीज में रखा जाएगा या दूसरे। उन्होंने रखा कि वो अपनी इच्छा से किसी भी प्रोजेक्ट को उसके अंदर डाल सकते, इसको कैटेगराइज करना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब EIA के ड्राफ्ट में कुछ कमियां हैं, पर्यावरण के जानकार लोगों के हिसाब से तो बात ही है। और अगर अवेयरनेस फैलती है इस चीज को लेकर के तो आम आदमी इसका विरोध कर सकता है, ऐसा कुछ नियम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने अपनी तरफ से ये चीज लोगों को मुहैया करवाई है। उन्होंने ड्राफ्ट के शुरुआती लाइनों में अपना ईमेल आईडी वगैरह सब प्रोवाइड करा के ये साफ कहा है कि अगर किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन को इस चीज से कोई दिक्कत होती है तो वो इस ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अच्छा, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इन चुनिंदा मुद्दों के ऊपर, अभी 30 जून तक की तारीख दी है। जी, सरकार ने लॉकडाउन की अवधि देखते हुए इस टाइम को भी बढ़ा दिया है। पहले ये तारीख 14 मई तक की थी, लेकिन अब तक कितने लोगों ने इस चीज पर मेल किए होंगे, कितने, या इस चीज से पता चले कि हमारे यहाँ अवेयरनेस लोग कितने हैं? अंदाजे से अभी तक सिर्फ 8000 लोग केवल पूरे इतने बड़े देश में से केवल 8000 लोगों ने अवेयरनेस दिखाई। यानी ये ईमेल करके हम इस चीज को रोक सकते हैं। बिल्कुल, सरकार को अगर ज्यादा मात्रा में ईमेल मिलते हैं तो इस चीज तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आज के भारत के सामने ऐसा कोई प्रोजेक्ट है क्या, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, जिसको हम एक उदाहरण की तरह ले सकें, हम समझ सकें, जो विरोध करने जैसा हो, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जो आम आदमी की तकलीफों को बढ़ा सकता है, जो रोजगार के तो अवसर दे मान लो, लेकिन पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए, वन्य जीवन को ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्लान है? जी बिल्कुल है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग वैली, जो एक बायोडाइवर्स रिच एरिया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं हमको। अच्छा। तो वहां सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार और जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा। अच्छा। तो वो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो वो जो वहां की एक नदी, उसके ऊपर एक बड़ा बांध बनाएंगे। नदी है? नदी के ऊपर एक बड़ा बांध बनेगा। अच्छा। लेकिन उस बांध जब अगर वो बन के तैयार होगा तब तक पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच चुकी होगी। कितने बड़े एरिया का है ये? हाँ, जब ये बांध बन के तैयार होगा तो कम से कम 1150 हेक्टेयर की जो वन भूमि है वो उसके पानी के अंदर डूब जाएगी। तो फिर कई पेड़ पौधे, कई जीव जंतु, आवास लोगों के, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। बड़ा एरिया ये तो। बिल्कुल, जब बांध बनाने से पहले 2.5 लाख पेड़ को काटा जाना जरूरी है उसके लिए। जब 2.5 लाख पेड़? बिल्कुल, 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जब 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो लाखों जो वहाँ के प्रजातियां हैं वो एक तरह से बेघर हो जाएगी, वन्य जीवों की। और फिर उनका जो मूवमेंट है वो होगा जितने भी दूसरे आसपास के क्षेत्र है वहाँ, और आसपास के क्षेत्रों के अंदर लोगों का आवास पहले से है। अच्छा। ऐसे कंडीशंस के अंदर ही तो सबसे बड़ी जो अभी महामारी चल रही है हमारी कोरोना वायरस की, उस तरह की बीमारियां इजाद होती है कि जब वन्य जीवन का अधिग्रहण करते हैं, जबरदस्ती उसमें घुसते हैं, वो अपना संघर्ष करते हैं, हम अपना संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के दौरान कुछ वायरस पैदा होते हैं, होते ही
बिल्कुल, हर जानवर के अंदर अलग तरह के अगर वायरस आप जीवों को मार के फेंकोगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसानों के अंदर आते हैं, जिनको हम ज़ूनोटिक वायरस बोलते हैं। ज़ूनोटिक हाँ, ज़ूनोटिक वायरस हम उनको बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, जो किसी जानवर से इंसान के अंदर आ रही है। ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं, जैसे इसके बहुत उदाहरण है। सबसे जो इसका नया उदाहरण है वो कोरोना वायरस जो हम देख रहे हैं अभी, कोविड-19। उसके अलावा निपा हुआ, जीका वायरस हुआ, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ। ये सब वायरस जो पहले से लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे वायरस है जो अभी तक जंगलों के अंदर दबे हैं। यानी कि वन्य जीवन को हमने डिस्टर्ब किया, जीवों का नाश हुआ, उस नाश के कारण वायरस पैदा हुआ, और उस वायरस ने मनुष्य को भी। होता क्या है कि हर जानवर के अंदर अपना बीमारी होती है। हाँ। लेकिन जब तक वो इंसानों से दूर रहता है ना, तब तक वो इंसानों में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हमने इन वन्य जीवों के क्षेत्रों पर अधिग्रहण किया है। सरकार ने भी इन लोगों को परमिशन दी है आनन फानन में, तो इस तरह से ये गड़बड़ हुई है। हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें कि वुहान का जो मीट मार्केट था, वहां ऐसे ऐसे जानवरों को लाया जाता था, लाके उनको काट के बेचा जाता था, जो पूरी तरह से वन्य जीव है। अच्छा। जिनको खाने की अनुमति मतलब बहुत सारे देशों में तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अब हम बात करें, भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसने शेड्यूल डिसाइड कर रखे हैं। तो जो शेड्यूल ए के जानवर है, जिनको मारने पर से आपको 7 साल की सजा मिल सकती है भारत के अंदर। अच्छा। तो वैसे जानवरों को चीन के अंदर काट के बेचा जा रहा था। और वैसे ही अगर दिबांग वैली के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगता है, तो जो जितने लाखों करोड़ों जो जानवर बेघर होंगे, तो वो घनी आबादी की तरफ आगे जाएंगे। फिर हाँ, उनको मारा जाएगा। नहीं, मारना भी जरूरी नहीं, लेकिन बहुत बार होता है कि हर जानवर के अंदर अपनी अलग बीमारी होती है। अगर लगातार मनुष्य के साथ वो संपर्क में आएंगे, तो वही बीमारी फिर मनुष्य के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी, जिसका इलाज ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। और जैसे आप देख सकते हैं कि अभी जो बीमारी फैलने का वक्त है, वो बहुत ज्यादा मतलब हो चुका है कि बहुत जल्दी बीमारी फैलती है। और चीन से शुरू हुई बीमारी 6 महीने के अंदर पूरी पृथ्वी को ले चुकी है। वायरस को आज का इम्यून सिस्टम हैंडल ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। पर्यावरण कमजोर पर्यावरण ने हमारे शरीर को भी कमजोर किया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बांध के, विद्युत के, उनको रोक देना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमको पर्यावरण को बचाना है, तो हमको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को रोकना ही पड़ेगा। और अगर हम देखें तो जो साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स है, एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट ये बोलती है कि केवल 80 से 90% बांध ऐसे हैं जो जितना वो प्रॉमिस करते हैं कि हम इतनी एनर्जी बना के देंगे, वो नहीं कर पाते। सिर्फ 10 से 15% बांध ऐसे हैं जो अपना किया वादा पूरा कर पाते हैं, और बाकी उसमें फेल हो जाते हैं। तो एक तरह से हम पर्यावरण का नुकसान कर देते हैं, हर चीज हो जाती है, बस फिर वो बांध पड़ा रहता है, वो छोटी मोटी एनर्जी जनरेट करता रहता है। और अगर इसी संदर्भ में हम बात करें, तो जो यूएसए है, उसने 1912 से लेकर 2018 तक ऐसे 1578 डैम है जो अपने देश से हटा दिए, क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। वो जितना उन्होंने प्रॉमिस करा वो उतना कर नहीं पा रहे थे, प्लस वो जो प्रकृति को बहुत नुकसान करते, इसलिए यूएसए ने इनको हटा दिया पूरी तरह से। और दूसरी सबसे बड़ी ये चीज है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है जहां ये बनने जा रहा है, वो एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा, मतलब अगर डैम बना भी दिया तो वो कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि 2017 में और जुलाई 2019 में वहां भूकंप आया है। अगर वो भूकंप की मार नहीं झेल पाया और बांध टूट जाता है, तो आसपास के गांव भी उसमें डूब जाएंगे, उसमें भी कोई शक नहीं है। यानी ये प्रकृति के साथ तो नुकसानदायक जो है तो है ही, बाकी मानव जाति के लिए भी संकट पैदा कर सकता है यदि भूकंप आता है। बिल्कुल नहीं, अगर भूकंप की बात नहीं है, अगर हम पानी को रोकते हैं, नदी के पानी को अगर हम रोकते हैं, तो जो पहाड़ों से मिनरल वो बहा के ला रहा है, तो हम उन मिनरल को एक तरह से रोक दिया। और वो मिनरल क्या करते हैं कि सारे फिर सतह पे बैठ जाएंगे नीचे। अच्छा। और हमको जब पानी छोड़ना होता है, हम सिर्फ ऊपर से पानी छोड़ते हैं। हाँ। तो जब आगे जो किसान है, जो उस नदी के पानी के ऊपर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, हाँ, उनके पास जो पानी पहुंचता है उसका मिनरल बहुत हद तक तो हम वहीं रोक चुके होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शानदार बातचीत रही, कई चीजें नई जानने को मिली, और मुझे लगता है कि आम आदमी को भी ये चीजें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। हमें अब सीरियस होके इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमें
पर्यावरण और उद्योग प्रौद्योगिकी, हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमें पर्यावरण और प्रौद्योगिकी में से किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए, और यदि हमें दोनों को साथ लेके चलना है तो किन किन नियमों के साथ, किन किन उप नियमों के साथ और कितनी तत्परता के साथ जागरूक रहते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम इस सुखद प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकें, हमारे बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य दे सकें और रोजगार के साधन भी कायम रख सकें। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अगर इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम इस विषय को जारी रखेंगे। धन्यवाद।